जी तो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? और ईयर आया 2024 और अपने साथ लाया मेडिकल के बच्चों के लिए एमडी कैट का टेस्ट और उस एमडी कैट के अंदर इंग्लिश का पोर्शन। तो देखते हैं कि आप इस दफ़ा इंग्लिश के पोर्शन को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चों, मसला ये होता है कि सब लोग जो हैं वो इंग्लिश को तैयार तो कर पाते हैं, लेकिन उसको तैयार करने के लिए उनको डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस डायरेक्शन में सबसे बेस्ट तो मैं आपको ये बता सकता हूँ ना कि जो 2023 का पेपर आया वो कैसा था और 2024 में पेपर कैसे आने वाला है, आपको क्या-क्या तैयार करना है। तो भाई उस पेपर में आया 2023 के अंदर सेंटेंस कंप्लीशन के ढेर सारे क्वेश्चन। यूँ कहें कि 5 टू 6 टू 7 क्वेश्चन सेंटेंस कंप्लीशन के थे और वो सेंटेंस कंप्लीशन के तीनों क्वेश्चन सेंटेंस कंप्लीशन के जो जितने भी क्वेश्चन आए, वो कुछ तो ग्रामर बेस्ड थे, ग्रामर बेस्ड। जब मैं कहता हूँ ग्रामर बेस्ड थे, तो इसका मतलब ये था कि उसमें ग्रामर का कोई पॉइंट पूछा गया था और वो वोकैब्युलरी बेस्ड भी थे, मतलब कुछ वर्ड ऐसे थे जो वोकैब्युलरी से ताल्लुक रखते थे और कुछ वर्ड जो उसमें आए, वो लॉजिक बेस्ड थे। उसके अंदर एक लॉजिक इन्वॉल्व थी। ये तीनों चीज़ें सेंटेंस कंप्लीशन की हम बार-बार प्रैक्टिस भी की और अब भी करेंगे। तो आप देखें ये सेंटेंस जैसे द कारपेंटर कार्व्स डैश ऑन कैब डोर्स। तो अब उसने ऑप्शन दी हमारे पास अरेबेस्क, ऑर्नेट, डेक्ड और फ्लोरल। अच्छा, अब इसको आप सॉल्व करने के बहुत से मेथड हैं और इसके लिए जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए वो होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर कि जैसे द कारपेंटर है, ये एक सब्जेक्ट है और द कारपेंटर ने क्या किया? कार्व किया। कार्व व्हाट? किस चीज़ को कार्व किया? कार्व कैब डोर के ऊपर किसको किया? तो अरेबेस्क का मतलब आम तौर पे तो आपको नहीं आता होगा। ऑर्नेट एक वर्ब है, ऑर्नेट एक वर्ब है, ठीक है? ऑर्नेट एक वर्ब है और यहाँ देखें ये भी वर्ब है। कभी आपने 2 वर्ब साथ जुड़े हुए देखे हैं? तो या ये नहीं आ सकता। इसका मतलब कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए कि कौन-सा वर्ड का नाम क्या है। डेक्ड ये भी वर्ब है और इसको अर्शा भी कहते हैं और ये फ्लोरल ये एडजेक्टिव है, ये भी नहीं आ सकता। अरे भाई यहाँ पर नाउन अल्फा ही ठीक होगा, यही आंसर है और अरेबस का मतलब स्पेसिमेन, नमूना या पैटर्न होता है। ठीक है? अब इसके लिए देखिए जो मैंने जो फौरी तौर पे आंसर बता दिया आपको कहीं ज़रा आपको तो आंसर आता था, आपने बता दिया। अरे नहीं यार, इसका एक मैकेनिज़्म था। उसका मैकेनिज़्म सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की जगह पे आने वाला वर्ड नाउन होता है। वर्ब की जगह पे वर्ब, ऑब्जेक्ट की जगह पे भी नाउन या प्रोनाउन। तो अपने स्ट्रक्चर चेक करना है कि यार यहाँ पे कौन-सा वर्ड मिसिंग है। आप बड़ी आसानी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? इसी तरह एक और सेंटेंस का कंप्लीशन क्वेश्चन आया, एट लास्ट द फ्लाई वाज़ डैश। अब ये जो है आपका जो क्वेश्चन है इसमें क्या इन्वॉल्व होगा? ट्रैप्ड बाय द स्पाइडर, एंटरटेन्ड बाय द स्पाइडर, इनवाइटेड बाय द स्पाइडर या स्पेयर्ड बाय द। अब ये लॉजिक है कि यार जो फ्लाई है ना वाज़ ट्रैप्ड, फ्लाई को ट्रैप किया गया, उसको एंटरटेन किया गया, उसको इनवाइट किया गया या उसको स्पेयर्ड किया गया। तो भाई हम मुझे बताएँ फ्लाई को एंटरटेन थोड़ी करते हैं। ये लॉजिक कहती है कि फ्लाई को आखिरकार ट्रैप कर लिया गया और स्पाइडर ने उसको ट्रैप किया। ये पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्ट के अंदर सेंटेंस है। ठीक है? इसी तरह से एक और सेंटेंस में कंप्लीशन का क्वेश्चन आया, shoal of fish dash killed by the fisherman। अब shoal of fish जो है वो लार्ज ग्रुप ऑफ फिश को कहते हैं और किल्ड बाय द फिशरमैन, फिशरमैन ने उसको किल्ड किया है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है हैज़ बीन, हैव और हैड और हैज़। ये टोटली ग्रामर का क्वेश्चन है कि shoal of fish एक सब्जेक्ट है और यहाँ पे क्या चीज़ वर्ब है? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। अब आपको पता है कि वर्ब या सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं। अब इसमें अ शोल ऑफ फिश चूँकि आर्टिकल ए लगा हुआ है, मोस्टली सिंगुलर होता है, तो हैज़ बीन करेक्ट होगा, हैव गलत, हैड किल्ड बाय का इसका मतलब है कि शोल ऑफ फिश ने किल्ड कर दिया। अब तो बाय लगा हुआ है, जब भी बाय या फिशरमैन पैसिव वॉइस हो, तो यहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और ये सब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट होता है। ये एक्शन नहीं कर रहा होता और हैज़ तो तब भी एक्टिव बन जाएगा, ये भी नहीं होगा तो ऑप्शन होगा। इस चीज़ को आपने देखिए आपके पास 2-3 माह है, आपको एक्टिव, पैसिव, सेंटेंस स्ट्रक्चर इसको तरह से याद कर समझ लेना है कि ये कैसे होता है। तो कोई भी सेंटेंस है, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और मेरे बच्चों को ऑफ ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनका इंग्लिश के अंदर तकरीबन-तकरीबन सभी क्वेश्चन ठीक थे क्योंकि उनको एक लॉजिक जो है वो पता थी। ऐसे करेक्शन एक क्वेश्चन आया, करेक्शन का जब क्वेश्चन आता है वो क्या करता है आपको 4 ऑप्शन देता है। और उसमें से करेक्ट को आपने फाइंड करना होता है। आई वांट टू लिव नियर माय पेरेंट्स लिव, आई वांट टू लिव वेयर माय पेरेंट्स लिव, आई वांट टू लिव माय पेरेंट्स लिव। अब ये तो कोई सेंस नहीं बन रहा। आई वांट टू लिव वेयर ये इस वजह से भी कोई सेंस नहीं बन रही। अब ये जो है आई वांट टू लिव नियर माय पेरेंट्स लिव या आई वांट टू लिव वेयर माय पेरेंट्स लिव।
तो ये बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों? आई वांट टू लिव, मैं रहना चाहता हूँ कहाँ पे? जहाँ पर मेरे वालिदैन रहते हैं, तो वेयर माय पेरेंट्स लिव। अब ये भी एक क्लॉज़ है और ये भी क्लॉज़ है। इस क्लॉज़ेज़ को आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको क्लॉज़ेज़ का कांसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप करेक्शन को फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। तो आने वाले दिनों में हम क्लॉज़ के कांसेप्ट को समझेंगे, आइडेंटिफ़ाई करेंगे, उस वर्ड का नाम क्या है और कैसे यूज़ हुआ है, इसके ऊपर आपने फ़ोकस करना है प्लीज़। और ये आप जितनी जल्दी कर सकते हैं, उतना अच्छा आपके लिए बेहतर होगा, सूनर और बेटर। स्पॉट द एरर का क्वेश्चन आता है। स्पॉट द एरर क्वेश्चन का मतलब ये है कि वो पैटर्न यही रखता है, जैसे ये विद क्वेश्चन है, सर्कल कर दिया, वन को सर्कल कर दिया, बट को कर दिया और कन्वे कर दिया। और बाज़ का ये देखें, वो उसने 4 ऑप्शन दे दिए। कहता है कि ये 4 ऑप्शन में कौन-सा गलत है? वो अपने से नहीं बताना, गलत है। तो वो स्पीक टू वन अनदर होता है कि स्पीक जो है ना विद अनदर होता है। तो हम स्पीक के साथ जो प्रपोज़ यूज़ करते हैं, वो स्पीक टू वन अनदर होता है कि विद नहीं होता। वन अनदर भी ठीक है, बट भी ठीक है, बट कन्वे नथिंग, ये सारी बातें ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर हमने उसने आपने ये नहीं कहा कि ठीक कर देना, आपने कहा ना ये गलत है बस। बस दैट्स ऑल, इतना ही बताना है आपने, और कोई चीज़ इसके बारे में सही करने नहीं बैठ जाना कि ऐसा क्यों गलत हुआ। ना उसे रीज़न पूछिए। इस तरह से पंक्चुएशन का क्वेश्चन भी उसने पूछा। पंक्चुएशन में माय फादर इज़ चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन इंटरनल रिलेशंस, ही आल्सो हेड्स द डिसिप्लिन कमिटी। उसके लिए उसने ना 4 ऑप्शन दिए हैं और इसके अंदर कौन-सा ठीक होगा? ये भी देखें क्लॉज़ से रिलेटेड है। यहाँ पर उसने फुल स्टॉप करके 2 सेंटेंस बनाए, यहाँ पर उसने डैश लगा दिया, मतलब उसको एक्सप्लेन कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर उसने कॉलन लगा के कंपाउंड सेंटेंस बनाया। ये एक सेंस में ठीक था, लेकिन कॉलन पास-कर लगाते हैं, हम सेमीकोलन बनाते हैं, जब लिंक बन रहा हो। और ये वाला तो बट के साथ बिल्कुल सेंटेंस स्ट्रक्चर वाइज़ ठीक है, लेकिन सेंस नहीं बन रही, ये भी गलत होगा। तो ऑब्वियसली हमारे पास एल्फ ऑप्शन बच रहा है। अब अगेन मेरे बच्चों, इसका ताल्लुक क्लॉज़ के साथ है कि आपको क्लॉज़ आती है कि नहीं आती, फ्रेज़ का कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता। उसके बगैर आप ना पंक्चुएशन कर सकते हैं, ना करेक्शन, ना। इसका मतलब ये है कि आपका फ़ोकस जो है वो इसके ऊपर होना चाहिए। फ़ोकस आपका किसके ऊपर होना चाहिए? फ्रेजेस क्लॉजेस के। क्लियर है? अब चलते हैं जी हम अ, ये जनाब थी आपकी सारी चीज़ें। इसके ऊपर आप देखेंगे, अगर मैं कहूँ कि जी इसको जल्दी-जल्दी से मैं समराइज़ कर दूँ कि किन-किन चीज़ों को आप पढ़ना ज़रूरी है, तो आपको सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर, फ्रेजेस का, क्लॉजेस का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है? अब आप ज़रा प्लीज़ मुझे बताइएगा इसमें आपको कौन-कौन से इश्यूज़ हैं, ताकि हम उसके ऊपर फ़ोकस कर सकें। ठीक है जी? अपना बहुत-सा ख़्याल रखिएगा। मैं आपको चलते-चलते एक बात बता दूँ, इंग्लिश का पोर्शन बहुत सिंपल आता है। हाँ, वोकैब्युलरी भूल गई बेबी जी। वोकैब्युलरी का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया और इसमें एक वो जो सेंटेंस का एक और क्वेश्चन आता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का, वो भी एक क्वेश्चन आया था। लेकिन इन सारी बातों का ताल्लुक सेंटेंस स्ट्रक्चर से है। प्लीज़ उसको आपने समझना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस को अंडरस्टैंड करना है, तो कोई भी मसला आपके लिए मसला नहीं रहेगा। एंड I'll be there for you to help. Please keep and stay in touch. Take care. Bye bye. Allah Hafiz.